नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी पाठशाला एसएससी पाठशाला में। एजुकेशन फॉर ऑल ये हमारी टैगलाइन है, यानी सबको शिक्षा मिले। जैसा कि कल हम लोगों ने बात की थी कि मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने थोड़ा उसके सिलेबस के बारे में बात की कि हमें आगे क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पर क्या पढ़ने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इतिहास इतिहास में हमारा पहला टॉपिक था। हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा था, मतलब 3 भागों में है इतिहास। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और एक हम समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद का भारत, वो चौथा पार्ट हो जाएगा, वो पढ़ाऊंगा। तो बात करते हैं प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत में जो पहली चीज आती है वो उसके स्रोत आते हैं कि हमें जो है इतिहास प्राप्त कहाँ से हुआ, कहाँ से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इतिहास की जानकारी के मुख्य 4 साधन हैं। कौन कौन से हैं? जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इतिहास की जानकारी हमें उनसे भी मिलती है। ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ हैं, वो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। जो अपने समय में अलग अलग समय में जो है विदेशी यात्री आए किसी भी राज्य के समय में, उनके द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत, या वो यहाँ पर रहे किसी के राजदूत आए उनके द्वारा लिखे गए जो है ग्रंथ या यात्रा वृत्तांत वगैरह, ये हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा पुरातत्व संबंधी जो विभाग है, जो खुदाइयां हुई, जो साक्ष्य मिले हमें, वो। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो है बहुत ही अहम योगदान अदा करते हैं किसी भी समाज का, किसी भी पुराने समाज का जो है चरित्र चित्रण में। तो अब बात करते हैं हम धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ से कैसे हमें पता चलता है, किन माध्यमों से पता चलता है, उसके बारे में देखते हैं। ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ में आ जाएगा आपका कुछ महान जो है हमारे एक चाणक्य हैं, बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे चाणक्य। चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी, इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें बहुत ही विस्तृत जानकारी दी गई है। तो शासन व्यवस्था चलाना वहां की, या फिर हो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। बाद में आते हैं दूसरे नंबर पे कल्हड़। कल्हड़ की पुस्तक थी राजतरंगिणी। इसमें इन्होंने, कल्हड़ ने कश्मीर का इतिहास, कश्मीर के इतिहास के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है, और अपने समय के भारत के बारे में भी इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित ये पुस्तक थी इनकी। फिर आ जाता है पाणिनि। पाणिनि की पुस्तक थी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को हमारे इतिहास में, हमारे जो है उसमें बोला गया है कि ये संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक थी। तो पाणिनि जो है, और इस बार इसमें जो है प्राचीन भारत के बारे में जो है बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा दूसरा स्रोत, जो कि है विदेशी यात्रियों का विवरण या विदेशियों की यात्राओं का वृत्तांत, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें। इस लिस्ट में अगर हम आते हैं तो पहला नाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राज दरबारी था, और वो सेल्यूकस निकेटर का राज दरबारी बन के जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया, और उसने जो है मौर्यकालीन समाज और इतिहास के बारे में या साहित्य के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मेगास्थनीज की पुस्तक, माफ करिएगा यहाँ पुस्तक का नाम मैंने नहीं लिखा है, पुस्तक का नाम था इनकी इंडिका। इंडिका पुस्तक है। इसमें इन्होंने जो है मौर्यकालीन समाज और साहित्य की बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। बात करते हैं टालमी। टालमी ने एक पुस्तक लिखी है भारत का भूगोल। नाम से ही आपको पता चलता होगा कि ये पुस्तक जोग्राफिक, भारत के जो है जोग्राफिकल उसको दर्शाती है, भारत के जो है भूगोल को दर्शाती है, भारत का जो है भूगोल को दर्शाती है। फिर आते हैं फाहियान। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, या उनका नाम, उनको विक्रमादित्य, उन्होंने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य के समय में आया। इन्होंने गुप्तकालीन भारतीय समाज की व्याख्या की है अपनी पुस्तक में। उसके बाद बात करते हैं वेनसांग। फाहियान भी एक चीनी यात्री था और वेनसांग भी एक चीनी यात्री था, दोनों चीनी यात्री थे। वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया, और इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा, जिस पुस्तक का नाम था सीयू की नामक पुस्तक इन्होंने लिखी, जो कि एक यात्रा वृत्तांत था। 6वीं शताब्दी के आसपास ये भारत आया, जो कि हर्षवर्धन का काल था। भारतीय समाज, धर्म और राजनीति से रिलेटेड काफी सारी बातें इन्होंने जो है
विस्तृत जानकारी उसमें अपनी पुस्तक सीयूकी में लिखी है। बात करते हैं इत्सिंग की। इत्सिंग 7वीं सदी में भारत आया। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में जो है अपनी पुस्तक में लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय एक समय पे यानी अपने समय पे जो है विश्व के प्रमुख एजुकेशनल संस्थान यानी शिक्षण संस्थानों में से एक था। अब बात करते हैं हम, और इन्होंने अपने समय के भारत के बारे में अच्छी जानकारी लिखी है। अलबरूनी अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया और इन्होंने जो है एक किताब लिखी, तहरीके हिंद या किताबुल हिंद, जिसको भारत में जिसका हिंदी अनुवाद होगा भारत की खोज, इस नाम से एक पुस्तक लिखी। इस समय में इन्होंने राजपूत कालीन जो है राजपूतों की जो है संस्कृति, समाज, इस बारे में बहुत ही अच्छा विस्तृत वर्णन किया है। उस समय के धर्म के बारे में भी राजपूत कालीन या राजनीति के बारे में ले लो आप, बहुत ही अच्छा इन्होंने विस्तृत जानकारी उसमें दी है। बात करते हैं हमारे अगले लेखक या अगले जो है व्यक्ति की, वो थे तारानाथ। तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे। ये भारत आए। इन्होंने तंग्युर और कंग्युर नामक 2 पुस्तकें लिखी और इन पुस्तकों में इन्होंने भारतीय इतिहास का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। ये तो हो गए हमारे विदेशी लेखक, जो कि हमने आपको दूसरा स्रोत बताया था। अब तीसरा आ जाएगा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इसमें पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में काफी कुछ अहम चीजें हैं, जैसे कि अभिलेख। अपने अपने समय में राजाओं ने या मुगलों में माफ करिएगा, राजाओं ने, हमारे जो है पुराने समय के जो बहुत महत्वपूर्ण राजा थे, उन्होंने जो है अभिलेख बनवाए। इन्होंने अपने किए गए कामों की जानकारी, कुछ अभिलेख देते हैं, कुछ अभिलेख उनके शासन के बारे में जानकारी देते हैं। तो अभिलेखों का इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण जो है योगदान है। इन्होंने अभिलेखों के जानकारी, अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। सिक्के प्राचीन, अभी भी जो है आप देखेंगे, सुनने को मिल जाता है बहुत सी जगह पे कि प्राचीनतम सिक्के मिले कहीं की खुदाई में या कहीं की खुदाई में, पुरानी खुदाइयों में। तो सिक्के, जिनको हम लोग आहत सिक्के भी बोलते हैं, सबसे प्राचीन सिक्कों को हम आहत सिक्के भी बोलते हैं। तो सिक्कों से जो है जानकारी मिलती है हमें हमारे इतिहास की। अवशेष, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, ये किसी प्राचीन सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यता का अवशेष है, जो कि खुदाई में या पुरातत्व विभाग द्वारा जो है खुदाई में जो है हमें मिले। तो ये हम अवशेषों की श्रेणी में आता है और ये बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत दीर्घ जानकारी, बहुत विस्तृत जानकारी देते हैं उस समय की बहुत विस्तृत जानकारी देते हैं। और ये भारतीय इतिहास के जो विविध पहलू हैं उनके बारे में बताते हैं। तो ये हो गया आपका पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जैसे आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे थे हम लोग पुरातत्व संबंधी साक्ष्य पे बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया अभिलेख, सिक्के, अवशेष और भारतीय इतिहास। जो ये अभिलेख, सिक्के, अवशेष जो कि भारतीय इतिहास की विस्तृत जानकारी देते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में पहला जो ऑप्शन था अपना अभिलेख। अभिलेख क्या बताते हैं हमारे? अभिलेख जैसे मेनली अभिलेख अपने कौन कौन से हो गए? गरुड़ स्तंभ अभिलेख हो गया। गरुड़ स्तंभ अभिलेख जो है वो यवन राजदूत होलियोडोरस था, उसने जो है गरुड़ स्तंभ अभिलेख का वो करवाया था, निर्माण करवाया था। इसको वेशनगर या विदिशा अभिलेख भी बोलते हैं, जिसमें कि इसने सबसे पहला अभिलेख यही था जिसने मध्य भारत में जो है भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण जिससे प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आता है हाथी गुम्फा अभिलेख। इसका निर्माण कलिंग राजा खारवेल ने करवाया था। फिर उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख, जिसका निर्माण रुद्रदमन ने करवाया था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जिसका निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था। बात करते हैं सिक्कों की। सिक्कों से हमें कैसे पता चलता है कि जो है ये किसका? सिक्कों से हमें विभिन्न राजाओं के काल पता चलते हैं कि, और उनकी संस्कृति पता चलती है, उनका किसके लिए प्रेम या किस संबंध में, किस सापेक्ष में जो है वो सिक्के करवाए गए, ये पता चलता है। सिक्कों पर सर्वप्रथम लेख का कार्य जो है या लिखने का कार्य वो यवनों ने करवाया था। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इन सभी से जो है हमें भारतीय इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हर वंश के साथ जो है जो अभिलेख होंगे वो वंश के साथ उनका विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे, उनके बारे में विस्तृत तरीके से आपको बताएंगे। बात करते हैं हमारे काल के बारे में।
काल के बारे में सबसे पहले हमने आपको कल जैसे कि बताया था कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये तीन कालों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल के लोग जो हैं वो आधो घुमक्कड़ टाइप के थे, जिनका शिकार के अलावा कोई मुख्य उद्देश्य नहीं था। सिर्फ उनको पेट भरने से मतलब था, शिकार करना, खाना खाना, खाने की खोज में रहना सारा दिन, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकना। उनका सिर्फ यही उद्देश्य था और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। बात करते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में आपको ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर बात करें हम लोग, अग्नि जो है, आग आग की खोज भी उसी टाइम हो गई थी मध्य पाषाण काल के टाइम पे, लेकिन इसका जो प्रयोग हुआ वो आगे चल के हुआ, नवपाषाण काल में प्रयोग हुआ। और लेकिन मध्य काल में एक इंपॉर्टेंट चीज और थी, सबसे पहला पशु कुत्ता, जो कि इस समय में जो है सबसे पहला पालतू पशु बना करके। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो हम आज हैं आधुनिक भारत में, जो आधुनिक युग का जो मानव है, उसको आधुनिक युग तक पहुंचाने में नवपाषाण काल का सबसे अहम योगदान है। इस काल में अनेकों अनेक चीजें हुई, जैसे कि आग का प्रयोग आना, पहिए ने इंसान के जीवन को बदल दिया। पहिए ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना आसान कर दिया। पहले आदमी जो है ज्यादा से ज्यादा कितना 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक की यात्रा तय कर सकता था, लेकिन जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ, यात्रा बढ़ गई इंसान की, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भारी चीजें ले जाना शुरू हो गया, आवागमन शुरू हो गया। और नवपाषाण काल में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हुई वो है कृषि। कृषि ने इंसान को एक स्थान पर स्थायी निवास की प्रवृत्ति दी। कृषि ने इंसान को जो है शिकार के अलावा भी कुछ करने के लिए, शिकार के अलावा जो है पशुपालन वगैरह के लिए जो है प्रोत्साहित किया कृषि ने। तो स्थायी निवास की प्रवृत्ति जो है वो कृषि की वजह से आई। फिर आ जाते हैं इसी काल की एक और महत्वपूर्ण चीज के बारे में, वो है तांबे का ज्ञान। तांबा पहली वस्तु थी, पहली धातु थी जिसके बारे में इंसान को ज्ञान हुआ, और तांबे से ही फिर पहली धातु थी तांबा, जिससे औजार बनाए गए। फिर बात करते हैं हम लोग इसी काल में जो है चावल की खेती वगैरह जो है। अभी साक्ष्य की बात कर ले अगर, तो चावल की खेती का साक्ष्य, सबसे पहला साक्ष्य इलाहाबाद में मिला, जिस जगह का नाम है कोल्डी हवा। तो आज जैसा कि आज हमने आपको जो है इतिहास के बारे में जो है स्रोत उसके बताए, कोशिश करेंगे हम लोग छोटे छोटे वीडियोस में आपको ज्यादा जानकारी प्रोवाइड कराएं। तो कल हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, और वैदिक काल के बारे में बात करेंगे, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इन बारे में बात करेंगे। धार्मिक आंदोलनों के बारे में बात करेंगे। धार्मिक आंदोलन में आपके आ जाएंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और हो सकेगा अगर वीडियो अगर ज्यादा लंबा होता हुआ नहीं दिखाई देगा तो हम और भी आगे बात करेंगे। तो मेनली आपको तीन चीजों पे, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल और धार्मिक आंदोलन, आपको इस बारे में जो हम लोग कल बात करेंगे। थैंक यू। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।